वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 74 है। यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दैट एरिया विच हैज नॉट येट बीन कवर्ड। वो एरिया जो पिट और डंप्स के मुख्तलिफ है, इनके अलावा है, वो एरिया भी माइन के अंदर होता है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, चाहे और किसी यूटिलिटीज में हो, कोई टेम्पररी स्टैक्स के अंदर का एरिया हो, प्लांट के अंदर का एरिया हो, रोड्स का एरिया हो, इसका भी रिक्लेमेशन और रिहैबिलिटेशन करना जरूरी होता है। क्योंकि आखिर हमने जो उसकी नेचुरल सेटिंग थी उसे बिगाड़ा हुआ है, उसे तब्दील किया है। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दैट एरिया एज वेल। नेशनल मिनरल पॉलिसी जो फिलहाल लागू है, दैट इज 2019, वो ये कहता है कि माइनिंग ऑपरेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माने यही है कि ऐसा डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म में एक होलिस्टिक अप्रोच हो, जो सभी के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए बेनिफिशियल हो, वो किसी को भी नुकसान करने वाला ना हो। तो उसकी जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि माइनिंग दैट इज फाइनेंशियली वायबल। जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियली वायबल तो वो होनी ही चाहिए। सोशली इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यानी माइनिंग सोसाइटी की तरफ भी जवाबदेह होनी चाहिए। इसकी वजह से किसी प्रकार का सोशल अनरेस्ट ना हो, वहां के लोगों को कोई तकलीफ ना हो तो बेहतरी के लिए ही उनके ये एक्टिविटी काम में आए। एनवायरमेंटली, टेक्निकली एंड साइंटिफिकली इट शुड बी साउंड, यानी वो साइंटिफिक बेसिस पर हो, टेक्निकली भी सही हो और जवाबदेह हो पर्यावरण के प्रति, और लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चलना है। हमें ऐसा नहीं है कि भाई आज का ही देखना है, फिलहाल का फायदा देखना है। जैसे किसी जमाने में रैट होल माइनिंग हुआ करती थी कि जो अच्छा अच्छा माल है उसको निकाल लिए। तो ऐसा ना हो कि हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म किसी चीज का नुकसान कर दे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरे देश की है, आने वाले जनरेशन का भी इसके ऊपर अधिकार है। तो ये इसके अंदर ध्यान में रखना है। और ये एक सस्टेनेबल पोस्ट क्लोजर लैंड यूज भी इसका होना चाहिए, यानी जब हम माइनिंग ऑपरेशन खत्म कर देते हैं, आफ्टर द क्लोजर ऑफ माइनिंग ऑपरेशन, इसका जो यूज है ये ऐसी स्थिति में आए कि इट शुड बी सस्टेनेबल। बाद के दिनों में भी ये किसी प्रकार का एनवायरनमेंट को या सोसाइटी को नुकसान करने वाली चीज ना हो। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये आज की मौजूदा जरूरत को भी पूरा करे और फ्यूचर जनरेशन जो है उसकी कीमत पर ये सब कुछ ना हो, उनकी भी जरूरत को हमें ध्यान में रखना होगा। एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट जो है, एक तो लैंड डिग्रेडेशन है, और लैंड डिग्रेडेशन की वजह से जो लैंड डैमेज होता है, हमने जो अदरवाइज पहले शायद वो खेती में काम आता था या रिहायशी इलाका था या जैसे भी काम में आता था, वहां की हमने जो लैंड को डैमेज किया है फॉर आर पर्पज, उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं वो डिपेंड करते हैं वहां की टोपोग्राफी कैसी है। हिली टोपोग्राफी है, अंडुलेटिंग है, प्लेन लैंड है, कैसी है, डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन क्या है, डायमेंशन ऑफ डिपॉजिट क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इन चीजों के ऊपर भी ये लैंड डैमेज जो होने जा रहा है उसका इंपैक्ट होता है। जो चेंज इन लैंड यूज पैटर्न होती है, यानी लैंड यूज मतलब उस समय पे पहले उस लैंड का कुछ और इस्तेमाल था, अब हम दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो, तो लैंड यूज पैटर्न को जो चेंज मिलता है, जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, चाहे पिट्स की वजह से होता है, वेस्ट डंप की वजह से होता है, रिजेक्ट या टेलिंग डंप्स की वजह से होता है, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खड़े करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो अदरवाइज यूजफुल लैंड थी वो लैंड का लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जो टोपोग्राफी आल्टर होती है, जो ऊंची नीची जमीन है उसके अंदर जो बदलाव आता है उसके धरातल के ऊपर, उसकी वजह से उसके जो कैचमेंट एरिया है, उसका जो कैचमेंट बेसिन है,
जहाँ से पानी इकट्ठा होता था या जिस तरफ पानी यहाँ से जाता था, वो चीज़ भी डिस्टर्ब होती है। सॉइल डैमेज होती है, उसके अंदर सैलिनिटी बढ़ सकती है या एसिडिफिकेशन उसका हो सकता है, और दूसरे किस्म का पॉल्यूशन हो सकता है सॉइल के अंदर डस्ट की वजह से। लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वहाँ की जो वनस्पति प्रजाति है उसको नुकसान पहुंच सकता है, उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तब्दीली आ सकती है। उसी प्रकार वहाँ की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, चाहे जो भी वहाँ पर एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है, उनमें भी बदलाव आ सकता है। तो वो इस प्रकार से वहाँ का जो स्पेसीज है वहाँ की, उनके हैबिटेट्स में बदलाव आते हैं। दीज आर द इम्पैक्ट्स। उसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर और सोशल कंडीशंस के ऊपर जो बदलाव आते हैं, उसमें सबसे पहला तो है कि जो लैंड है उसको एक्विजिशन करना होता है, लैंड लेनी होती है खेती वालों से, मकान वालों से, तो वो इट लीड्स टू लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट। इसमें लोगों से एक प्रकार का इख्तलाफ पैदा होता है, और जो खरीदार है या माइन ओनर है उसके और वहाँ के जो ओनर है लैंड के, उनके बीच में एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, रिलेशंस खराब होते हैं, और एक बहस छिड़ जाती है कि ये रिसोर्स किसके हैं। डेमोग्राफी चेंज होती है, क्योंकि वहाँ पर जो बाद में पॉपुलेशन आने वाली है वो वहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे फर्क होती है, उससे अलग होती है। तो वहाँ की डेमोग्राफी में चेंज हो जाएगी, वहाँ के लोग कुछ डिस्प्लेस हो जाएंगे, उससे चेंजेस आ जाएंगे। वहाँ के कल्चर या कस्टम और ट्रेडिशंस और उनकी जो वैल्यूज है, उनके जो नैतिक मूल्य है, उसके ऊपर भी इन सब चीज़ों का बदलाव होता है, क्योंकि एक अलग टाइप का कल्चर इंडस्ट्री का होता है और वहाँ के लोगों का शायद कल्चर अलग रहा होगा। सोशियो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आता है, लोगों के जीवन स्तर में या जीवन शैली में एक प्रकार का बदलाव आता है। हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और हेल्थ के ऊपर जाहिर है बुरा ही परिणाम होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट कई बार पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा वहाँ जो जनरेट होता है उस एरिया के लोगों के सैलरी की वजह से, वो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या दूसरी पेरिफेरल इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा करते हैं, और वो एक सकारात्मक परिणाम वहाँ के सोशल जीवन के ऊपर आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है उसमें भी काफ़ी बदलाव आता है, शायद वहाँ कच्चे रोड रहे होंगे, कम्युनिकेशन नहीं रहा होगा, एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं रही होगी। तो इंडस्ट्री आने से, चाहे वो माइनिंग की ही इंडस्ट्री क्यों ना हो, इन चीज़ों में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। जब माइन क्लोजर हो जाती है, जब माइन बंद हो जाती है, तो जो आज तक अपॉइंटेड लोग थे दे लूज देयर जॉब्स, और उनको बेकारी का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ के जो लोग हैं, उन वहाँ के जो कैटल्स है, वहाँ के प्राणी है, जो भी वहाँ के जीव जंतु है, सबको एक प्रकार से सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू आता जरूर है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटी से कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस वहाँ की सेरेनिटी को, वहाँ की शांतता को, वहाँ के वातावरण को पड़ता है, एंड इट इज ए निगेटिव इम्पैक्ट। लैंड डिग्रेडेशन अब हम जैसे जानते हैं कि पिट्स में होता है, वेस्ट डंप के नीचे होता है, टेलिंग डैम, प्रोसेसिंग प्लांट, इनके नीचे होता है, और यूटिलिटीज जितने भी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेल, वर्कशॉप, जितने भी इंस्टॉलेशंस है, उनके नीचे की जमीन का डिग्रेडेशन लैंड डिग्रेडेशन में आता है। फिर एक नॉइस पॉल्यूशन ऐसी चीज है कि वो वहां होती ही है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें चलती है, ब्लास्टिंग भी होता है। तो नॉइस प्रोपागेशन जो वहां के एरिया से बाहर के एरिया में होने जा रहा है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अपकीपिंग द मशीनरी। मशीनरी का अगर बाकायदा सही ढंग से रखाव किया जाए तो उनकी साउंड लेवल काफी कुछ कम होती है। बहुत सी मशीनें जो कॉम्प्रेस्ड एयर ऑपरेटेड होती है वो बहुत ज्यादा नॉइस करती है, तो उसके एग्जॉस्ट की जगह पर एक मफलर लगाए जाते हैं, जिससे एक प्रकार के वो जो साइलेंसर होता है वैसा काम करता है, और उससे एटेन्यूएशन ऑफ नॉइस लेवल हो जाती है। इसके अलावा एक ग्रीन बेल्ट, यानी पौधों की कतारें माइनिंग एरिया के अराउंड लगानी चाहिए, विद इन द लीज, ताकि वहां से कोई नॉइस बाहर न जाए।
ये भी देखा गया है कि पेड़ पौधे भी नॉइस को काफी हद तक रिड्यूस करते हैं। फिर ग्राउंड वाइब्रेशन, ये नेसेसरीली मशीनों से तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ब्लास्टिंग से ज़रूर होता है। तो चार्ज पर डिले जो भी सजेस्टेड है वहाँ पर स्टडी की जाती है, और रॉक कंडीशन के अनुसार और जो भी पैरामीटर्स है आपके ब्लास्टिंग के, ड्रिलिंग के, उसके अनुसार जो ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल्स होती है वो बाहर जो प्रोपेगेट करती है और किसी दूसरे के स्ट्रक्चर है तो उनको डैमेज कर सकती है। तो वो स्टडी हमें ये बताती है कि कितनी बारूद हमको पर डिले इस्तेमाल करनी है। तो चार्ज पर डिले हैज टू बी रिड्यूस्ड एंड इट शुड बी केप्ट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय दीज स्टडीज। और सही कॉम्बिनेशन एक्सप्लोजिव का और ब्लास्टिंग पैरामीटर्स का अगर यूज किया जाए तो ग्राउंड वाइब्रेशंस को किसी हद तक कम किया जा सकता है। अब देखिए, रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन जो माइन पिट और वेस्ट डंप है या टेलिंग डैम है, इसका तो माइनिंग के साथ साथ कर सकते हैं, ताकि मैच्योर्ड एरिया में आप चाहे वेस्ट डंप का पेरिफेरल एरिया हो चाहे पिट का मैच्योर्ड एरिया हो, वहां आप साइमल्टेनियसली रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर सकते। इट इज ओनली पार्टली। तो ड्यूरिंग माइनिंग ये पार्टली हो सकता है, और जब माइनिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो पूरे पिट को, डंप को, इन सब चीजों को आपको रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन कर देना है। लेकिन जो बाकी एरिया है, बाकी जो फैसिलिटीज है विच फैसिलिटेट्स द माइनिंग ऑपरेशन, जैसे मिनरल के स्टैक्स है, प्रोसेसिंग प्लांट है, यूटिलिटीज जितनी भी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके नीचे की जो जमीन डिग्रेड की है हमने, उसे केवल माइनिंग ऑपरेशन के बंद होने के बाद में ही आप रिक्लेम और रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन का ये है कि ह्यूमन की सबसे पहले सेफ्टी देखें, फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ दैट एरिया देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव फिजिकल स्तर पर हो रहे हैं और कुछ ना कुछ बदलाव वहां पर केमिकल, रासायनिक स्तर पर भी हो रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सरफेस है उसको रीशेप किया जाए, उसकी बाकायदा रिकंटूरिंग की जाए, लैंडस्केपिंग की जाए, ताकि वो स्टेबल शेप में आ जाए। उसमें कोई ऐसी ये नहीं हो कि स्टंप्स रह गए हैं या कोई उभरी हुई जगह रह गई है, ताकि वो वहाँ की जमीन के साथ में उसकी टोपोग्राफी मर्ज हो जाए। ड्रेनेज को वहाँ के बिल्कुल सही हमको मेंटेन करके रखना है, ताकि ड्रेनेज वहाँ का प्रभावित ना हो। लॉन्ग टर्म विजुअल इम्पैक्ट, वहाँ के जो माइनिंग एक्टिविटी है उसका विजुअल इम्पैक्ट, यानी देखने वाले को उसका जो दिख रहा है दृश्य, वो घातक न लगे, वो खराब न लगे, इसलिए उसको ब्लेंडिंग करना है। नेचुरल जो सराउंडिंग है, वहाँ की जो लैंडफॉर्म है, जिस प्रकार की वहाँ की टोपोग्राफी है, उसके साथ उसको मिलाने की कोशिश करनी चाहिए और जितना हो सके उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्यूचर लैंड यूज को देखते हुए ड्रेनेज पैटर्न को रीइंस्टेट किया जा सकता है, उसे इस प्रकार से रीपैटर्न किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों के लिए इरिगेशन या दूसरी समस्या पैदा ना हो। पोस्ट माइनिंग और ड्यूरिंग माइनिंग दोनों समय पर आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, वाटर, विंड, इरोजन से जो भी होता है उसको मॉनिटर करते रहना है और उसको कंटेन करके रखना है, उसका सही एटेन्यूएशन हो, ताकि किसी प्रकार की आफ्टर माइनिंग एंड ड्यूरिंग द माइनिंग नुकसान वहाँ के वातावरण को न हो। हजार्डस और टॉक्सिक मटेरियल का अगर एमिशन हो रहा है वहाँ से किसी भी रूप में, चाहे एयर पॉल्यूशन के रूप में, वाटर पॉल्यूशन के रूप में, तो उसे भी मॉनिटर करते रहना है और उसकी रेमेडियल मेजर्स जो भी है वो लेना है। ये इसके पहले के चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया है। देखिए, रिक्लेमेशन एक प्रकार से 3 भागों में बांट सकते हैं आप। टेक्निकल रिक्लेमेशन से माने है कि जो फिजिकल वहां पे हमने बदलाव किए हैं उसको वापस रिस्टोर करना, जैसे कि पिट बना दिया है तो बैक फिलिंग कर दो, डंप्स है तो उसको टेरेसिंग कर दो, ताकि उसका इरोजन मिनिमम हो जाए। उसके ऊपर सॉइल स्प्रेड करके उसके अंदर प्लांटेशन कर दो, फिजिकली उसको स्टेबल बनाओ, जितना हो सकता है वो स्टेबल रहे, उसमें स्टीप स्लोप्स वगैरह नहीं आए। तो एक प्रकार से फिजिकली द एरिया हैज टू बी रिस्टोर्ड सो दैट देयर इज नो डिटेरियोरेशन इन स्ट्रक्चर्स
इन द इवेंट ऑफ एनी इवेंचुअलिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और विंड। इस प्रकार से उसकी अंदर एक स्थिरता या एक ठहराव एक प्रकार का रहे। फिर केमिकल रिक्लेमेशन जो होता है, इसके माने है कि कोई केमिकली नुकसान हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लीचिंग ऑफ हेवी मेटल्स होता है। हेवी मेटल्स घुल जाते हैं एसिडिक वातावरण में और वो वहाँ के सॉइल को, पानी को बर्बाद कर सकते हैं। तो उसके लिए जो करना है, हमें जो रेमेडियल मेजर्स लेने हैं वो लेने चाहिए। या एसिडिक वातावरण है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम वगैरह डाल के अलग अलग प्रकार की उसकी ट्रीटमेंट होती है और उसका मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखना है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नॉर्म्स बना के रखे, जो लिमिट्स है स्टैट्यूटरी, these pollutants should not cross that limit. बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन से माने है रिहेबिलिटेशन जैसा ही है कि वहाँ का जो फ्लोरा और फाना है, वनस्पति और जीव जंतु वहाँ के हैं, उसको रीएस्टैब्लिश करना है, वहाँ की इकोसिस्टम के साथ में वो मैच हो जाए और बायोडाइवर्सिटी या वहाँ पे जो भी जैव विविधता है उसे हम रिस्टोर करें किसी हद तक या बेहतर करें। और ये चीज़ों को डेवलप करने के लिए, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो ये माइनिंग ऑपरेशंस जैसे ही ख़त्म हो जाए, सीज हो जाए, उसके बाद में ये 3 से 5 साल तक के ये सारी चीज़ों को देखना है और ठीक करना है। सॉइल की एनरिचमेंट करना है, इसको भी कुछ समय लगता है, क्योंकि सॉइल अगर आपने एक बार निकाली तो वो रखे बर्बाद हो जाती है, उसको भी वक्त लगता है। फिर केयर जो लेनी है, हमें जो सावधानी रखनी है, वो एक्टिव केयर, ये ट्रीटमेंट या रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन करके माइन साइट पे हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और पैसिव केयर जो है वो मॉनिटरिंग के थ्रू की जाती है। जब हम अलग अलग पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे रॉक मैकेनिक्स के इंस्ट्रूमेंट से करें, चाहे वाटर सैम्पलिंग करते रहे, एयर सैम्पलिंग करते रहे, ये सब मॉनिटरिंग करनी से हम जो काम करते हैं, उस दौरान जो काम होता है मॉनिटरिंग के दौरान, वो पैसिव केयर कहलाता है। और रिक्लेमेशन जो टेलिंग पॉन्ड्स है या वेस्ट डंप है, वो उसका हम फ्लैटनिंग कर दें उसके स्लोप की, उसके जो क्रेस्ट है, यानी जो भी बाहर उभरे हुए एरियाज है या उभरे हुए उसके किनारे है, उसको स्मूथ कर दे, उसको नॉक डाउन कर दे, उसके क्रेस्ट को, हाइट इन सब की कम रखे, यही इसका एक तरीका है। और वाटर इम्पाउंडमेंट जहाँ भी हो रहा है उसकी भी डेप्थ को कम रखे ताकि उसमें फिशिकल्चर किया जा सके। वेजिटेशन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेजिटेशन से बहुत कुछ लैंड को स्टेबिलिटी मिलती है, चाहे वो डंप के ऊपर की हो, चाहे टेलिंग पॉन्ड के ऊपर का है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि ब्रॉडली हम देखे जाए तो जो एरिया को हमको इकोलॉजिकली स्टेबल बनाना है, ताकि जितने भी इरोजिव फोर्सेस है, विंड है, रेन है, इनको वो सस्टेन कर सके। और एक प्रकार से जो भी ऑन साइट या ऑफ साइट एनवायरमेंटल इंसल्ट हो रहा है, एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है, उसे हम जितना हो सके रिड्यूस करके रखें। जो पोस्ट माइनिंग लैंड यूज वहां का है वो कैसा करना है, दैट विल डिपेंड ऑन इकोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द एनवायरमेंट एंड डिक्टेट ऑफ सोसाइटी। वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ के लोकल लोग क्या चाहते हैं, और वहाँ का एनवायरमेंट जो है, इकोलॉजी वहाँ की है, उसके लिए क्या चीज़ मुफीद है, क्या चीज़ सही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ की पोस्ट माइनिंग लैंड यूज को बना के रखना है। कुछ प्रिंसिपल्स हमको अपनाने होते हैं सक्सेसिव रिक्लेमेशन करने के लिए। पहली बात तो यह है कि हमको पूरा एरिया बहुत ही विस्तृत ढंग से एक्सप्लोर कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ मिनरल की डेप्थ कहाँ तक है, किस ग्रेड का है, क्या उसका वॉल्यूम है टोटल, इसको जितना हो सकता है कि हमारे काम का मिनरल खत्म भी हो जाए तो भी उसके नीचे हम एक्सप्लोर करें कि इसके नीचे कोई दूसरी सीम या दूसरा बेड तो नहीं है। तो एंटायर नॉलेज ऑफ जियोलॉजी ऑफ दैट एरिया हैज टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर हैंड। तो इसको एक्सप्लोर कर लेना है, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट हमारे पास में हो जाए, लैटरली एज वेल एज वर्टिकली।
एक्सकावेशन को हम वन एंड से प्लान करें, एक किनारे से हम माइनिंग शुरू करें टूवर्ड्स अदर साइड, और हिली एरिया है तो जाहिर है टॉप टू डाउन हमें जाना चाहिए। कुछ बजट हमें जरूर सेट असाइड करके रखना है फॉर फेज रिक्लेमेशन एक्टिविटी। रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी में बहुत पैसा लगता है, तो कंपनी का काम यह है कि अपने प्रॉफिट में से एक अच्छा खासा अमाउंट अलग किसी फंड में, सिंकिंग फंड जैसी चीज में रखे, और उसका इस्तेमाल भविष्य में चूंकि होने वाला है तो उसके प्रति पूरी सजगता रखे और जिम्मेदारी से उस फंड को मेंटेन करें। जितनी भी टॉप सॉइल है डंप एरिया की और प्लांट के नीचे की, जहां प्लांट आने वाला है उसको वहां पर भी जो टॉप सॉइल होगी, जो जहां पिट खोदा जा रहा है उसके ऊपर भी टॉप सॉइल है, डंप जहां किया जा रहा है उसके नीचे भी टॉप सॉइल है, तो ये सारी टॉप सॉइल बिफोर हैंड निकाल करके एक जगह स्टॉक पाइल करके रखनी चाहिए, और उस सॉइल का इस्तेमाल जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। इसे लो प्रोफाइल के डंप में ही रखना चाहिए, 1 मीटर से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए उसकी। जितने भी रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज है वो उसको मॉनिटर करते रहना है, और तब तक मॉनिटर करते रहना है जब तक वो सेल्फ सस्टेनिंग न हो जाए, यानी वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जितने भी आपने सही मेजर्स लिए हैं, चाहे वेजिटेशन है या जो भी चीजें है, वो मॉनिटर करते रहे जब तक आपका डंप स्टेबल नहीं हो जाए, जब तक आपका टेलिंग पॉन्ड स्टेबल नहीं हो जाए अगेंस्ट दी फोर्सेस ऑफ विंड एंड रेन, तब तक आपको उसकी मॉनिटरिंग करना है और उसको स्टेबल बनाते रखना है। ये एक बहुत बेसिक चीज है। अगर अंडरग्राउंड माइन है तो जितनी अंडरग्राउंड की ओपनिंग्स है उसको सील कर देना है, और बंड लगा करके उसके ऊपर फेंसिंग लगा देना है अराउंड दी ओल्ड पिट्स अगर उसके साथ में है तो। अंडरग्राउंड माइन में सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज होता है सरफेस का सब्सिडेंस, और उसके लिए जो सब्सिडेंस एरिया है, जिस जगह पर आप एप्रीहेंड करते हैं कि सब्सिडेंस यहां हो सकता है, वहां पर पेग लगा करके ग्रिड पैटर्न में उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि उसकी लेवल में क्या बदलाव आ रहा है, क्योंकि सब्सिडेंस एकाएक तो धंसता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो उसके अंदर बदलाव आते हैं तो दैट कैन बी मॉनिटर्ड, और उसका एक रिकॉर्ड अगर रखा जाए तो हमें पता पड़ जाएगा कि किस जगह पर कितना सब्सिडेंस हो रहा है। उस एरिया को आप फेंस ऑफ कर दे, और उसका जो एंगल ऑफ ड्रॉ है वो डिप साइड में और स्ट्राइक साइड में कितना है वो सब हम निकाल ले, और उस एरिया को सेफ रखे ताकि किसी प्रकार की वहां पर किसी की शिरकत ना हो, कोई जाए नहीं वहां, जानवर या इंसान। अब जो एरिया प्लांट के अंदर का, बिल्डिंग के अंदर का, रोड के अंदर का, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर का है, उसके रिहेबिलिटेशन की बात करें। देखिए, जब तक माइनिंग चल रही तब तक तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो सॉइल वगैरह निकली है उससे सिर्फ ऐसे एरिया को प्लांटेशन से कार्डन कर सकते हो चारों तरफ से। दूसरी बात यह है कि जो ऑल अलोंग आपकी बाउंड्री है उसमें 7.5 मीटर का जो बैरियर होता है उसके ऊपर आपको प्लांटेशन करना मस्ट है, या तो आप उसके ऊपर डंप कर दे ओवरबर्डन और फिर उसके ऊपर प्लांट कर दे, या वैसे ही प्लांट कर दे। प्लांटेशन तभी एडेक्वेट माना जाता है जब 1 हेक्टेयर में आप 100 ट्रीज ग्रो कर देते हैं, और 3 साल की एज तक उसकी आपको तीमारदारी करनी है। 20 सेंटीमीटर का गर्त होना चाहिए चेस्ट लेवल के ऊपर, तभी आप उसको मानेंगे कि यह सेल्फ सस्टेनिंग प्लांट हो चुका है, और तभी प्लांटेशन का क्रेडिट उसको मिल सकता है। लोकल स्पेसीज जो है, जो सूटेबल है वहां के क्लाइमेट को, वही आपने इस्तेमाल करनी चाहिए इन कंसल्टेशन विथ लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर। और टॉलरेंट स्पेसीज जो है, ग्रासेस और दूसरी स्पेसीज जो एडवर्स सॉइल पीएच कंडीशन को, मॉइस्चर को सस्टेन कर सकती है, ऐसी स्पेसीज आपको वहां पर लगानी चाहिए वहां के एक्सपर्ट्स की सलाह के ऊपर। ग्रीन बेल्ट का एक कंसेप्ट है। ग्रीन बेल्ट ये कुछ नहीं है, एक जितनी वाइड आप बेल्ट रख सकते हो कतार से प्लांटेशन करके उतनी रखे। यो तो कहते हैं कि 50 मीटर वाइड की बेल्ट होनी चाहिए ऑल अराउंड दी माइनिंग एरिया। तो ये एक्टिविटी राइट फ्रॉम बिगिनिंग ली जा सकती है। ये जो ग्रीन बेल्ट है ये 2-3 काम करता है। एक तो पूरे एरिया को एक थिक प्लांटेशन से घिरने की वजह से बाहर से जो लोग गुजर रहे हैं उनको ये नहीं पता पड़ता है कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है।
क्योंकि ये एक्टिविटी कोई देखने लायक तो होती नहीं, तो इसे छिपाना ही बेहतर है। ये ग्रीन बेल्ट जो कि बैंड ऑफ ट्रीज या बैंड ऑफ रोज ऑफ ट्रीज होती है, ये आप डंप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, एवेन्यू के यानी कि रास्ते के दोनों तरफ बना सकते हैं, कोई प्लांट है, कोई फैक्ट्री बना रखी है, वहां पर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके चारों ओर बना सकते हैं। इवन ऑफिस में भी आप तो ग्रीनरी वहां पर तैयार कर सकते हैं, ताकि जितना हो सके एरिया का ग्रीन कवर बढ़ जाए। इस ग्रीन बेल्ट का एक पर्पस होता है साउंड को एटेन्यूएट करना। जो साउंड क्रिएट होता है माइनिंग मशीनरी वगैरह की वजह से, वो बाहर के वातावरण में फैले नहीं, क्योंकि साउंड को ये रोकता है। दूसरी बात, ये डस्ट का बहुत अच्छा अरेस्टर है, डस्ट वहां से बाहर प्रोपेगेट नहीं होती है। तो ये थिक प्लांटेशन ग्रीन बेल्ट कहलाता है, और ये एक्टिविटी शुरू से लेकर आखिर तक हम अंजाम दे सकते हैं इसको। ये बहुत आवश्यक है। अगर कोई एरिया रॉकी है, मान लीजिए कि आपको माइन के बेंचेस के ऊपर अफोरेस्टेशन करना है, या सतह पर क्वार्टजाइट किस्म के एक्सपोजर है जो कि बिल्कुल रॉकी है, जहां पर कोई सॉइल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर 2-4 होल लगा ले जैक हैमर के छोटे, और वो जो पिट तैयार होगा वहां उसके अगल बगल का जो एरिया होता है वो भी थोड़ा क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर्ड हो जाता है। वहां पर अगर आप मैन्योर और सॉइल डालते हैं और फिर सैपलिंग लगाते हैं, तो बहुत अच्छा प्लांटेशन वहां हो सकता है, ताकि रूट्स को वो जो फ्रैक्चर ग्राउंड है वो एक्सेस दे देगा। तो ये इस प्रकार की सिस्टम भी अपनाई जा सकती है। देखिए, ये एक कोई माइन साइट है या मिल साइट है किसी माइन की, तो इसको हमको ऐसा कॉर्डन ऑफ करना है, इसको लोगों के व्यू पॉइंट से रोक देना है। इस तरफ अगर ट्रैफिक जा रही है तो उनको यहां नजर नहीं आना चाहिए कि क्या होता है। तो ये वेस्ट रॉक के डंप लगा दीजिए, और इसके ऊपर आप प्लांटेशन कर लीजिए थिक, ताकि ये नज़ारा लोगों को नजर नहीं आए। ये जो अनगेली माइन साइट्स होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको शील्ड कर देना है विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ वेस्ट रॉक डंप्स अलोंग विथ प्लांटेशन। ये जब आप रिट्रीट डंपिंग करते हैं, तो डंप को आगे बढ़ाने की बजाय पूरा आखिर तक पहले डंपिंग का एक फेज ले लें, और फिर इनसाइड में फिलिंग करते जाए। जैसे यहाँ पर देखो, ये ऐसा किया है ताकि इस जगह पर प्लांटेशन किया जा सके, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। यहाँ प्लांटेशन किया, फिर ये दूसरी इस तरफ से अंदर आएगा, और फिर बाद में टेरेस ले लेगा। तो इस प्रकार से ये प्लांटेशन रिट्रीट डंपिंग के अंदर हम कर सकते हैं। एंड आउटसाइड फेसेस ऑफ अ डंप कैन बी अफोरेस्टेटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां पर भी कुछ वैसा ही दिखाया गया है। लिफ्ट दूसरी वाली ली जा रही है, सेकंड लिफ्ट। तो यहां पर ये फर्स्ट लिफ्ट को पूरी तरह से इन्होंने अफोरेस्टेट कर दिया है। देखिए, ये कोई टॉक्सिक मटेरियल अगर टेलिंग पॉन्ड में है, तो ये टेलिंग है जिसके अंदर टॉक्सिसिटी है शायद। तो एक इम्परमिएबल लेयर, क्ले वगैरह की कोई ऐसी लेयर यहाँ बिछा दी जाए, ताकि इम्परमिएबल होती है, इसके अंदर से पानी नीचे रिस के जाता नहीं, और यहाँ के जो मिनरल्स है, यहाँ की जो टॉक्सिक एलिमेंट्स है, वो भी कैपिलरी एक्शन से ऊपर माइग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी एक इम्परवियस लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर रॉक की लेयर देनी चाहिए, जिसमें से बारिश का पानी आए तो वो ऐसा रॉक लेयर से ऊपर के ऊपर बह जाए, नीचे नहीं जाए। उसके बाद में कोई सॉइल या दूसरी रॉक भी डाल सकते हो, सब सॉइल डाल सकते हो, और ऊपर टॉप सॉइल डाल करके वेजिटेशन करना चाहिए। दिस इज हाउ जो टेलिंग डैम होता है या टेलिंग्स का जो एरिया होता है मैच्योर्ड, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांटेशन करने के लिए, ताकि हम टेलिंग डैम का एरिया भी रिहेबिलिटेट कर लें। ये देखिए, ये ग्रीन बेल्ट दिखाया गया है, माइन के बेंचेस पर प्लांटेशन किया गया है। इस तस्वीर में आप देखिए, बलांचखंड कॉपर प्रोजेक्ट का है। ये वेस्ट डंप है, दिस इज अंडर प्लांटेशन, कुछ प्लांटेशन करना बाकी है, कुछ हो चुका है। यहां पर देखिए, ये ग्रीन बेल्ट जो है, ये कंसंट्रेटर प्लांट को शील्ड कर रहा है। कंसंट्रेटर प्लांट को इस बेल्ट से छिपाया जा रहा है।
तो इससे एक जो व्यू है कंसंट्रेटर प्लांट का, वो जो पासर्स बाय है उनको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, ट्रांसपोर्ट का जो रोड है उसके दोनों तरफ प्लांटेशन, थिक प्लांटेशन किया गया है। इसी को एवेन्यू प्लांटेशन कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ग्रीन बेल्ट। जब माइन का क्लोजर हो जाता है, मतलब खदान खत्म हो जाती है, लीज सरेंडर करने के पहले माइन ओनर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो करना यह होता है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीनें वहां पे लगाई हुई है उसका डिस्पोजल करना बहुत जरूरी है। अगर ये जो फैसिलिटीज वहां लगाई हुई है, मान लीजिए रोपवे है, कन्वेयर बेल्ट है, रोड है, कुछ भी है, इसमें से रोपवे कन्वेयर बेल्ट तो जरूरत नहीं पड़ती किसी को, लेकिन रेल लाइन है, रोड है, पावर लाइन है, बिल्डिंग्स है, वाटर सप्लाई के सोर्सेस है, सीवर लाइन है, टेलीफोन केबल्स है, ये टैंक्स है, ऐसी जो अगर कोई चीजें ये सोसाइटी के द्वारा वहां रहने वाले लोगों को अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इन सब को रिमूव करना है, डिसमेंटल करना है, और उसका एक टाइम बाउंड शेड्यूल बनाना चाहिए कि कब कब हम क्या क्या चीजें डिसमेंटल करने वाले हैं या रिमूव करने वाले हैं। चारों तरफ ऐसे एरिया के फेंसिंग लगा देनी चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसमेंटलिंग, क्योंकि वहां पर खतरा होने का संभावना होती है। तो इसको फेंसिंग करके सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ में करना चाहिए। उसके बाद में ये सारी डिसमेंटलिंग की एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर कोई चीजें कंटिन्यू रखनी है वहां पर तो उसको रिस्पॉन्सिबल लोगों को हैंड ओवर करना चाहिए, और उसकी अपकीपमेंट और मेंटेनेंस इसको भी कंटिन्यू करनी चाहिए, वो भी इंश्योर कर लेनी चाहिए। अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेस है, हेल्थ सेंटर है, स्कूल है, एटसेट्रा, वो अगर वहां छोड़े जा रहे हैं तो उसको वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और वहां का जो एक्सपांडिंग रिसोर्सेस है उसके साथ उसको मिलाना, उसको अमलगमेट करना जरूरी होता है, ताकि जो चीजें उनको जरूरत है वो चीजें आप उनको दे, या जो चीजें वहां है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री चीजें अगर हो रही है वहां के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो ही वो उनको दे। इनके जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह रहेगी इन सब के फाउंडेशन समेत इसको निकाल देना है अपनी, और उसके बाद में वहां थिक वेजिटेशन करना है सॉइल को बिछा करके। ये एक माइन ओनर की जिम्मेदारी है, माइन लीज सरेंडर करने के पहले और माइनिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद। उस एरिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना भी उसका दायित्व है माइन ओनर का। जैसे ही प्रोडक्शन उसका बंद हो जाता है, ये उस एरिया को सेफ करना, सारे डंप्स जो है, पिट के एजेस है, उसको रिकंटूरिंग करना और उसको वेजिटेशन करके सेफ कराने का, और गार्ड्स शुड बी प्रोवाइडेड टिल द मैनेजमेंट ऑफ एरिया इज हैंडेड ओवर टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। वहां पर चौकीदार का होना जरूरी है तब जब तक कि आप सारी चीजों को हैंड ओवर नहीं कर देते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज है, वहां की रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं। क्लोजर होने के बाद, एक बार खदान का काम क्लोजर हो गया तब भी आपकी जिम्मेवारियां खत्म नहीं होती है। उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आपने जो जो मेजर्स अपनाए हैं वो हाउ फार दे आर इफेक्टिव, क्या वो सही ढंग से एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो जितनी भी रिक्लेमेशन रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज है उसकी स्टेबिलिटी की मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो, सैंपलिंग के थ्रू हो, जिस भी तरीके से आप कर लें। उसके लिए मॉनिटरिंग स्टेशंस जो होते हैं उसका जो वर्क शेड्यूल रहेगा, कब कब मॉनिटरिंग होगी, उसकी इंस्पेक्शन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या टाइप ऑफ मॉनिटरिंग है, विजुअली इंस्पेक्शन करना है या कुछ मेजरमेंट करना है इक्विपमेंट से, या सैंपल्स लेने हैं, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से स्पेल आउट होनी चाहिए, और उस डाटा को कंपाइल करना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति इस काम को कर रहा है वो व्यक्ति एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए, और उसको वो काम जिम्मेदारी से सौंपना चाहिए। और ये 2 से 5 साल का पीरियड होता है जिस दौरान ये मॉनिटरिंग की जाती है। अगर ये 5 साल के दौरान तक पूरा स्टेबल रहता है तो ही हम कह सकते हैं कि ये बाद में भी सुरक्षित रहेगा, और ये अभी रिहैबिलिटेशन की एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है, ऐसा हम उसको मान सकते हैं।
डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों का सही होना चाहिए। जब आप माइन को बंद कर रहे हो तो आपके माइन के जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो माइन क्लोजर प्लान के साथ साथ उसके अंदर वो चीज़ें नमूद होनी चाहिए, वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसका। उसके लिए सरफेस प्लान वहाँ का होना चाहिए, उस समय पे क्या सरफेस फीचर्स है वो सारी उसके अंदर दिखनी चाहिए। डंप व बैकफील्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया, उसकी डेप्थ, ये सारे फीचर आना चाहिए, क्योंकि कोई पोटेंशियल सोर्स नहीं रह जाए कल को जाकर के एक्सीडेंट होने का। अगर सही ढंग से प्लान नहीं बने हुए हैं तो अगल बगल में कल को कोई माइन खुलेगी, वहां पर इसका वाटर रश हो सकता है यहाँ से। तो सर्वे प्रॉपर होना चाहिए और उसकी सही नक्शे बनने चाहिए। जियोलॉजिकल प्लान्स और सेक्शंस होनी चाहिए जिसके अंदर सारे मिनरलाइजेशन कैसा कैसे है, नीचे कोई मिनरल कंटिन्यू कर रहा है क्या वो भी दिखना चाहिए, किस ग्रेड का है, कुछ बचा हुआ पोटेंशियल अगर वहाँ का है तो हो सकता है आने वाले समय में उसकी माइनिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रहेगी तो, और जो उसके निर्धारित डिपार्टमेंट्स है उन तक अगर ये खबर रहेगी तो कल को अगर ये एरिया फिर से थ्रो ओपन होता है फॉर ऑक्शन तो ये डाटा उनके काम में आ सकता है। तो बोरहोल के डाटा, केमिकल एनालिसिस के डाटा, ये सारे अनमाइंड रिजर्व्स के डाटा बिल्कुल संभाल के रखने हैं और बहुत अच्छे से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। जितने भी डंप्स है, लो ग्रेड डंप्स है मान लीजिए, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो किस क्वालिटी का डंप है, उसकी क्वांटिटी क्या है। ये सारी डाटा को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और वो प्रॉपर अथॉरिटी को हैंड ओवर करना चाहिए बिफोर लीविंग द साइट। अब कुछ माइंस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, ये डंप के ऊपर टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल लगा करके इस प्रकार से टेरेसिंग भी की है। ये दीज आर द टेरेसेस, ये एक टेरेस है, ये एक टेरेस है, ये एक टेरेस है, ऐसी मल्टीपल टेरेसिंग की है। और इसकी स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इसको जियो टेक्सटाइल से इस प्रकार से प्लांटेशन किया है यहाँ पर। ये देखिए, डंप को इरोशन से बचाने के लिए एक थिक वेजिटेशन इसके ऊपर किया हुआ है। ये डंप की तस्वीर है। ये भी जियो टेक्सटाइल, यहाँ देखिए जियो टेक्सटाइल करने से काफी स्टीप स्लोप है फिर भी इसकी स्टेबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। ये वाटर बॉडी है। ऐसे पानी के सोर्सेज जो है ये काम में आते हैं इरिगेशन वगैरह के लिए भी। तो ऐसा भी एक इस्तेमाल माइन पिट का हो सकता है और ये भी एक रिहेबिलिटेशन का जरिया है। ये भी रिहेबिलिटेशन दिखा रहे हैं कि प्रोग्रेशन में है, रिक्लेमेशन हो रहा है, यहाँ पर अभी बैकफिलिंग वगैरह हो रही है। और ये इसके अंदर फिर से वेजिटेशन शुरू कर दिया है इन्होंने टॉप साइड डाल करके। ये प्रोग्रेशन दिखा रहे हैं इसका, किसी गोल्ड माइन का है ये। तो कैसे डिफरेंट फेजेस में रिक्लेमेशन रिहेबिलिटेशन को टेकअप किया गया है। यहाँ देखिए, ये अगेन हियर द रिक्लेमेशन इज इन प्रोग्रेस और ये लीच पैड विथ वेजिटेशन, ये वेजिटेशन दिखाया गया है। ये भी वैसी ही तस्वीर है, यहाँ पर भी वही चीज दिखाई गई है। यहाँ भी देखिए ये रिक्लेमेशन और फिर इसके बाद में ये वेजिटेशन हो गया। ये एक हाइडलबर्ग सीमेंट की माइन है, डायमंड सीमेंट की है। उस टाइम पे हाइडलबर्ग इसके ओनर थे, अभी शायद अल्ट्राटेक वगैरह है, दमोह डिस्ट्रिक्ट में। इस माइन में हमने भी कई बार यहाँ का विजिट किया है। इस माइन में ये है कि जो लाइमस्टोन की बेड है उसके ऊपर सॉइल का भी अच्छा खासा कवर है। तो सॉइल की बेंच में से जब सॉइल निकलती है तो जहां जहां से माइन आउट हो जाता है लाइमस्टोन, वहां वहां सॉइल साइमल्टेनियसली बिछा दी जाती है। तो रिक्लेमेशन साइमल्टेनियसली हो जाता है एंड दैट लैंड इज हैंडेड ओवर टू द फार्मर। और वो लोग वहां पर किसानी खेती करते हैं और उनको ये देखा गया है कि उनका यील्ड इस वजह से बढ़ गया क्योंकि पोरोसिटी ऑफ सॉइल भी बढ़ गई, क्योंकि पूरी सॉइल रीहैंडल हुई है। और उसके अंदर चूंकि बारूद हम जो इस्तेमाल करती है अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड होता है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है ये भी एक फर्टिलाइजर का काम करता है।
और ये उसके अंदर ब्लास्टिंग के दौरान जो भी उसके ट्रेसेस रहते होंगे उसकी वजह से इसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई है। तो ये डायरेक्टली कल्टीवेशन के काम में 2-3 साल बाद सीधा कल्टीवेशन के लिए उनको हैंड ओवर हो जाती है। ये भी उसी का नज़ारा है कि वापस यहाँ पर फिर से खेती होने लगी जहाँ पर कभी माइनिंग हुई है। ये उसी खदान की बात है। यहाँ देखिए ये पिचिंग लगा दी। पिचिंग यानी वो स्टोन की पिचिंग, स्टोन की लेयर लगा देते हैं ताकि इरोजन ऑफ सॉइल ना हो। स्टोन पिचिंग की गई है और ये एक पॉन्ड तैयार किया गया है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन। ये माइन थी और माइन के बीच में इन्होंने ये डंप डाला छोटा सा। तो ये डंप डाल करके एक टापू क्रिएट कर लिया और टापू क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर ये बगीचा इन्होंने बहुत सुंदर डेवलप किया है। ये शायद सेंचुरी सीमेंट की खदान है, वहाँ का ये नज़ारा है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई है। कई जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो की गई है वो पूरे म्यूनिसिपल एरिया को पानी सप्लाई करने के भी काम में आता है। यहाँ पर देखिए ये फेंसिंग चारों तरफ लगाना बहुत ज़रूरी है। फेंसिंग कर दीजिए, आपकी माइनिंग एक्टिविटी खत्म होने के बाद में इट हैज़ टू बी फेंस्ड ऑफ, और यहाँ पर हम उसको खत्म कर देते हैं। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इसके बाद के जो वीडियोस है वो अंडरग्राउंड माइनिंग के ऊपर होंगे। ओपन कास्ट की जो मशीनरी है उसको बाद में कभी डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड की जो मेटल माइंस होती है उसको हम लेक्चर नंबर 75 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।